अब मिथिलेश तिवारी का आना इस क्षेत्र में, माने अगुआ की तरह मिथिलेश तिवारी गए दूसरे का ब्याह कराने, और उन्हीं का ब्याह हो गया। चंद्रवंश चौपाल की जगह अगर मजबूत प्रत्याशी आरजेडी देती तो निश्चित ही दिलेश्वर कामत को हराना आसान होता है। वो दोनों गठबंधनों से पप्पू यादव के फॉर्मूले को दोहराने में लगे हुए हैं, और दोहराना क्यों कहेंगे, तिहराना कहिए। पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा और मीसा भारती दोनों पर भारी पड़ेंगे और जीत जाएंगे, और लड़ाई में बीमा भारती नहीं रही। आनंद मिश्रा ने रातों रात बाहरी भीतरी का जो खेल है उसको और रोचक बना दिया, और जो मनोज मिश्रा के संपर्क में थे या प्रदीप के संपर्क में, एक हमारे प्रत्याशी उनके संपर्क में थे, या अश्विन चौबे के सपोर्टर हैं, वो रातों रात स्विच कर गए आनंद मिश्रा की तरफ। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार में लोकसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अन्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है या फिर भरने की तैयारी कर रहे हैं, और जिस वजह से वहां की राजनीति काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। इस बार बिहार में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। अभी एक लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन अपना उम्मीदवार सेट कर ही रहा है कि तभी उसी सीट पर एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी आ जा रहा है जो दोनों गठबंधनों के लिए मुश्किल खड़ा कर दे रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि अपने ही पार्टियों से बागी हुए या फिर आस लगाए बैठे हुए थे कि हमें पार्टी नेतृत्व बड़ा मौका देगी, लेकिन जब मौका नहीं मिल रहा है तो धोखेबाजी, छल, प्रपंच, ये तमाम बयानबाजियों से वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। बिहार में लोकसभा में कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आज का पंचनामा, आज का हमारा उसी पर आधारित रहेगा, चीड़फाड़ हम उसी पे करेंगे कि पूर्णिया के बाद बक्सर, वाल्मीकि नगर और सुपौल में भी मोदी लालू पर भारी तीसरे की तैयारी। पूर्णिया से चर्चा शुरू करते हैं। पूर्णिया में तो सर हम लोग घूम के आ चुके हैं, मुझे लगता है दर्शकों को थोड़ा और जानकारी यहाँ देना चाहिए। पप्पू यादव हैं, बीमा भारती हैं, उसके बाद जो कुशवाहा हैं उनके नाम की चर्चा है। कुशवाहा को बचाने के लिए मोदी जी भी आ रहे हैं। कुशवाहा को बचाने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। बीमा भारती के लिए वहाँ पहुँचे थे तेजस्वी यादव। बहुत सफल वो कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता। किसी भी लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव होता है जी। और आप मुखिया के चुनाव इतनी भीड़ जुटा रहे हैं, वो तो मैं फिर कहूँगा कि भला मानिए मुकेश सहनी का कि मजबूरीवश या जिस भी कारण से उनको आना पड़ा इस तरफ, वो आए हैं, तो उसके बाद माहौल कुछ बना है तेजस्वी यादव के पक्ष में। अब रही बात पूर्णिया की, तो पूर्णिया में देखिए राहुल गांधी की भी रैली थी, राहुल गांधी तो नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये तीसरा मोर्चा या तीसरा जो ताकत है या तीसरा प्रत्याशी है, ये बहुत भारी पड़ रहा है। और पप्पू यादव देखिए केवल पूर्णिया के लिए घातक नहीं है, बाकी दो गठबंधनों के लिए, बाकी सीटों पर भी इनका असर हो रहा है। इनके चलते इनके देखा देखी अब कई सीटों पर वैसे प्रत्याशी बागी हो रहे हैं। लिस्ट में तो नाम बहुत है, सिवान है और भी लगे, लेकिन दो सीटें जहां पर लगभग कंफर्म हो चुका है कि प्रत्याशी तीसरा मोर्चा मजबूत प्रत्याशी आ रहे हैं, उन सीटों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। देखिए, एक तो सुपौल की सीट है। सुपौल की सीट पर सबसे जो नाम आगे चल रहा था वो बैद्यनाथ मेहता का था। दोनों गठबंधनों में उनका टिकट नहीं हो पाया फाइनल। एक IRS है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हुए हैं, वो आकर यहाँ पर नौकरी छोड़कर यहाँ जनता की सेवा करने या अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आए हैं। सेम यही कहानी बक्सर में हुआ है। बक्सर में भी आनंद मिश्रा नौकरी छोड़कर BRS लेकर IPS की नौकरी छोड़कर और यहाँ पहुँचे हैं जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। उनका भी नाम सब जगह से चल रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो ये दोनों पप्पू यादव की तरह ही डैमेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर हमारा विश्लेषण आज का है। देखिए, पहले मैं शुरू करता हूँ पूर्णिया में ही, पहले बता देता हूँ पूर्णिया। देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव ने निश्चित तौर पर RJD के रिवॉल्ट को, RJD के प्रत्याशी को ओवरवेलम कर दिया है। बीमा भारती प्रयास खूब कर रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ लोग तो खुलकर सामने आ गए हैं। राजद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो पार्टियों के विभिन्न पदों पर हैं, वो भी सामने आ गए हैं और खुलकर पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, एक इनपुट हमें वहाँ से मिला था जब हम कई लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे, तो राजद के वहाँ पर कई लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमने पार्टी छोड़ दिया सिर्फ पप्पू यादव की वजह से। कांग्रेस का भी यही हाल है।
कांग्रेस के लोग भी अंदर अंदर पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है कि संतोष कुशवाहा को या तो एक आसान जीत मिल जाएगी या पप्पू यादव संतोष कुशवाहा और मीसा भारती दोनों पर भारी पड़ेंगे और जीत जाएंगे। और लड़ाई में बीमा भारती नहीं रही, इसका भ्रम न पालें। अगर किसी को भ्रम है तो वो अपना भ्रम अपने घर में रखे, बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात सुपौल की, देखिए सुपौल की सीट पर बैद्यनाथ में तो आज नहीं 3 साल से वो प्रयास कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जब ज्वाइन किया था तब नौकरी छोड़ी थी उन्होंने, 7 साल का नौकरी बचा हुआ था। 7 साल की नौकरी छोड़कर वो आए तो लगभग तय था कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनको टिकट मिलेगा। सुपौल फर्स्ट चॉइस सीट में से थी इधर की। एक और बड़ी समस्या ये हुई कि सुपौल की इस सीट पर चॉइस होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार इस गठबंधन में आ गया और ये सिटिंग सीट जदयू की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर सब्सिडी जदयू था तो बहुत प्रयास किया उपेंद्र कुशवाहा ने, बहुत भाजपा ने भी मान मनोबल किया, लेकिन हो नहीं पाया और अंततः इस सीट को जदयू को ही दे दिया गया। दिलेश्वर कामत यहाँ से लड़ते हैं। दिलेश्वर कामत के पूर्व में भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि दोबारा कोई जीता नहीं है या टिकटों नहीं मिला है। उससे पूर्व उनकी पत्नी थी पप्पू यादव की, वो जीती हुई थी। तो इस बार एक बड़ा मौका था। खुद उनके साथ लगातार युवाओं का एक टोली घूम रहा था बैद्यनाथ मेहता के साथ। और एक करिश्मा होता है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट नेता बनने आए तो आजकल ट्रेंड हो गया है इसका, लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और जनसंपर्क लगातार ये व्यक्ति कर रहे थे टिकट की घोषणा और चुनाव घोषणा से कई साल पहले से। तो ऐसी स्थिति में इनकी अनदेखी की गई और उसकी वजह से नाराजगी वहाँ के लोकल यूथ में है। वैसे तो संभावनाएं राजद से भी बनी थी इनकी। ये संभावना बनी थी कि राजद भी, चूंकि एनडीए से नहीं हो पाया, दिलेश्वर कामत को फिर टिकट मिल गया। दिलेश्वर कामत के खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी हमारे सर्वे में रिपोर्ट आई थी। तो लगा कि चलिए अब इनके तरफ से नहीं आया तो अब इनको आरजेडी दे देगी टिकट। लेकिन आरजेडी ने बहुत घुमा फिरा कर लास्ट में चंद्रहंस चौपाल को दे दिया। देखिए चंद्रहंस चौपाल दिलेश्वर कामत के सामने नहीं टिकते। चंद्रहंस चौपाल की जगह अगर मजबूत प्रत्याशी आरजेडी देती तो निश्चित ही दिलेश्वर कामत को हराना आसान होता है, लेकिन पेच फंसा दिया खुद राजद ने इस सीट पर। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आवश्यकता इस सीट पर वो तीसरे मोर्चे की या तीसरे मजबूत कैंडिडेट की बन जाती है, संभावनाएं बन जाती हैं। इसी में बैद्यनाथ मेहता का नाम आता है और बैद्यनाथ मेहता अपने लोगों से बातचीत करते हैं, एक बड़ी जनसभा करते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। और आपको याद होगा हमने भी रंगे हाथ पकड़ा था उस सभा के दौरान और हमने पकड़ लिया था कि वो नामांकन करने जा रहे हैं। 17 उन्होंने कहा था, लेकिन हमें जो जानकारी है 19 तारीख तक वो नामांकन कर देंगे। इसको लेकर रजामंदी मिल गई है। पप्पू यादव का भी सपोर्ट है, राजद के लोगों का सपोर्ट है। लोकल लेवल पर पप्पू यादव का, चूंकि उनकी पत्नी का सीट रहा है वो राज्यसभा में है, तो पप्पू का भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है इस सीट पर। तो कहीं ना कहीं वो इसमें तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करेंगे, लालू यादव से एक बदला भी ले लेंगे। समझ रहे ना? तो इस सीट पर भी पूर्णिया की तरह सुपौल भी दोनों गठबंधनों के हाथ से जा सकता है। एक तगड़ा तीसरा मोर्चा आ गया। सवाल ये है, पूर्णिया सुपौल की बातचीत लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब कौन सी सीट पर ऐसा लग रहा है कि लालू के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है इस बार? देखिए अभी तो कई सीटें हैं जिन पर इस तरीके का, देखिए ये जॉम्बी इन्फेक्शन जैसा हो गया है। पूर्णिया में जो शुरू हुआ है वो उसको वायरल उसका इफेक्ट है। पूरे 40 सीटों पर जिनको साथ गलत हुआ है, जो मुख्य रेस में थे उनका टिकट काट दिया गया, या जो इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि वहाँ वर्तमान सांसद जो है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, वो दोनों गठबंधनों से पप्पू यादव के फॉर्मूले को दोहराने में लगे हुए हैं। और दोहराना क्यों कहेंगे, तिहराना कहिए। और अब तो परिस्थितियां ये हैं कि सिवान और कई सीटें और भी हैं जिन पर वाल्मीकि नगर, इन सीटों पर वही समीकरण मुझे गढ़ता हुआ फिर से दिख रहा है। अब हम बक्सर की तरफ चलते हैं। बक्सर एक और सीट है जिस पर लगभग पूर्णिया वाला कहानी रिपीट हो गया है। लेकिन यहाँ पूर्णिया में महागठबंधन डैमेज हो रहा है, वहीं बक्सर में आप महागठबंधन की जगह एनडीए को डैमेज होता देखिएगा। देखिए बक्सर में अश्विन चौबे का टिकट कटा, सबको पता था कि अश्विन चौबे का टिकट कटेगा। लेकिन जैसे ही अश्विन चौबे का टिकट कटा, जो 2 प्रत्याशी भाजपा की तरफ से रेस में थे उन दोनों का नाम नहीं आकर मिथिलेश तिवारी का नाम आ गया। देखिए अश्विन चौबे का नाम क्यों कटा था? अश्विन चौबे का नाम इसलिए कटा था क्योंकि अश्विनी चौबे बाहरी प्रत्याशी थे, 10 साल से थे, 2 बार जीते थे, लेकिन फिर भी
बाहरी विरोध करने के नाम पर विरोध ये हो रहा था कि वो बाहरी हैं। भागलपुर के रहे हैं और भागलपुर से आए, ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक कसक थी कि हमारा अपना सांसद मिल जाता हमको अपने क्षेत्र का, और जायज़ भी था, मांग कोई गलत नहीं थी। अश्विनी चौबे का कट गया टिकट। अश्विनी चौबे के लिए भी दुखद बात यह है कि जब टिकट कटा और कोई लोकल को मिल जाता तो अश्विनी चौबे भी कोई ठंडक मिलती थोड़ी। प्रत्याशी फिर गोपालगंज से आ गए बाहर से। अब मिथिलेश तिवारी का आना इस क्षेत्र में, माने अगुआ की तरह मिथिलेश तिवारी गए दूसरे का ब्याह कराने, और उन्हीं का ब्याह हो गया। तो जो दूल्हा पक्ष का दोनों दूल्हा है वो तो कहेगा ना कि भाई तो अगुआ खेल कर दिए। और मैं बताता हूँ आपको कि इस सीट पर नाम दो बड़े चल रहे थे। मनोज मिश्रा डॉक्टर जो गैस्ट्रो के हैं, इनका नाम चल रहा था, एशिया के बड़े टॉप डॉक्टर हैं और बड़े घुलनशील व्यवहार के हैं। कई लोगों से बक्सर में लगातार मिलते रहे हैं, कैंप लगाते रहे हैं, भाजपा के लिए काम करते रहे हैं और मुफ्त में इलाज लोगों का अपने क्षेत्र के करते रहे। तो प्रभाव इनका था। इनकी वजह से ही अश्विनी चौबे का, जो आप कह सकते हैं, इनके कंधे पर बंदूक रख के खेला गया। इनको सामने करके और दिखाया गया, जैसे नहीं गाय दूहने के सामने बछड़ा कर जाता सामने, तो बछड़े की तरह सामने कर दिया गया और फिर गाय दूह लिया कोई और। तो मनोज मिश्रा तो धीरे से पीछे हट गए, लेकिन आनंद मिश्रा जो IPS थे, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आए थे, वो अपने कैंपेन में लगे रहे। वो खूंटा ठोक दिए हैं वहाँ। देखिए, मनोज और आनंद मिश्रा में दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग थी म्यूचुअल, कि अगर दोनों में से किसी एक को भी टिकट मिलता है तो दूसरा उनका सपोर्ट करेगा, माने घरेलू प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन अब तो बाहरी प्रत्याशी के तौर पर आ गए हम मिथिलेश तिवारी, तो दोनों का रवैया क्या होगा ये बड़ा देखने लायक होगा। मनोज मिश्रा चूँकि उनका भी एक बड़ा प्रभाव है, तो उनके भी प्रभाव की वजह से मिथिलेश तिवारी का जो चुनाव है वो प्रभावित होगा। अश्विनी चौबे तो विरोध में ही है, मैं ही रहूँगा, नंगा कर दूंगा उनको जो आए हैं षड्यंत्र करके, मेरे समर्थकों चिंता मत करो। हाँ, इसका समझ रहे खेला। तो अश्विनी चौबे विरोधे में हैं, मनोज मिश्रा का स्टेटस क्या है ये पता ही नहीं, और आनंद मिश्रा तो बागी हो गए हैं खुल के। हालांकि सर, हमने मिथिलेश तिवारी से इंटरव्यू जब किया तो सवाल भी पूछा कि सर आप तो लगे रहे इतने दिन अश्विनी चौबे के पीछे, आपके पीछे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि गार्जियन है, देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। जब इतना पैचअप कराया गया, और अश्विनी चौबे तो इस उम्मीद में थे कि मिथिलेश तिवारी का टिकट अभी भी काट दिया जाए और दे दिया जाए, लेकिन अंततः जब ऊपर से फैसला आ गया कि दोनों को बुलाकर समझा दिया गया कि नहीं टिकट कटेगा, उन्हीं वही लड़ेंगे, आपके खिलाफ तगड़ी एंटी इनकमेंसी है, तो वो स्वीकार तो कर लिए मैंने शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला था, लेकिन यहाँ पर आकर वो फैसला वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। खैर वो तो अपनी उनकी जगह पर, लेकिन मुझे दिक्कत अश्विनी चौबे से नहीं है। मेरा जो स्पाइडर सेंस है वो टिंगल कर रहा है आनंद मिश्रा के लिए। आनंद मिश्रा ने रातों रात बाहरी भीतरी का जो खेल है उसको और रोचक बना दिया, और जो मनोज मिश्रा के संपर्क में थे या प्रदीप के संपर्क में थे, एक हमारे प्रत्याशी उनके संपर्क में थे, या अश्विनी चौबे के सपोर्टर हैं, वो रातों रात स्विच कर गया आनंद मिश्रा की तरफ। युवाओं का काफिला लेकर बाइक से घूम रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा ही दो फाड़ हो गई है। और जानते हैं सबसे मज़ेदार स्थिति क्या है? सबसे मज़ेदार स्थिति ये है कि इस सीट पर ब्राह्मणों का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको आनंद मिश्रा अपनी तरफ करने की कोशिश लगातार कर रहे थे, और उसमें आशीर्वाद पूरे बड़े नेताओं का बिहार के था उनको प्राप्त। अंतिम समय तक टिकट के लूप में वो थे, दिल्ली के सर्कल्स में भी मुझे मिले थे कई बार। तो ऐसे में एकाएक टिकट कट जाने की वजह से इमोशनल फैक्टर जो है उस पर सवार हो गए वो। तो जिस प्रत्याशी को टिकट मिला वो बेचारा इंतजार में है कि अब कैसे कैंपेन शुरू करें, क्या करें, और जो इमोशनल विंटेज पॉइंट है वो लेके चले गए। महागठबंधन का वोट सुधाकर सिंह लेके चले गए, ददन पहलवान टाल ठोक ही रहे हैं। तो आप समझ रहे कितना मुश्किल हो गया बक्सर का चुनाव भाजपा के लिए जीतना। अब बिल्कुल बिल्कुल एक सुखद बात यह है कि आनंद मिश्रा जीतते हैं तो वो नरेंद्र मोदी को ही मजबूत करेंगे। ये अंदर अंदर लगभग चीज़ें स्पष्ट तौर पे आ रही हैं। मतलब अंततः वो मोदी के साथ ही जाएंगे अगर जीतते हैं तो। हाँ, लेकिन मिथिलेश जी का फिर क्या होगा? मिथिलेश तिवारी भी तो मोदी का काम लेकर ही यहाँ आए थे। मोदी को जिताने के लिए एक सीट जो कमज़ोर सीट हो गई थी सर्वे के हिसाब से अश्विनी चौबे के लिए, तो उस सीट पर कुर्बाने होने ना मिथिलेश तिवारी आए थे कि या तो मोदी को मजबूत कर देंगे या शहीद हो जाएंगे करते करते। मोदी काम करबे को आतुर लगे हुए थे। तो अब देखिए, अब दो आदमी मोदी के काम करेगा तो कहा गया है ना कि एक काम, अगर एक व्यक्ति एक काम करे तो आसानी से हो जाता है। टू मैनी, क्या बोलते हैं इसको, कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। मतलब एक साथ सब मतलब लग जाए एक ही काम करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अगर लोग जुड़ जाएंगे
ब्रोथ माने सूप होता है और टू मैनी कुक्स होता है। ज़्यादा कुक एक मतलब नमक ज़्यादा डाल देगा, हो गया काम खत्म। तो वही हो तो क्या होता है देखा जाएगा। रेस में तो तीनों हैं, ददन पहलवान का बहुत चांस नहीं है, लेकिन बाकी तीनों रेस में मुझे लगता है कि आनंद मिश्रा अगर जीतते नहीं हैं तो कहीं सुधाकर के पक्ष में मामला न चला जाए दो लड़ाई में, क्योंकि वोट तो कटेगा बीजेपी का ही। अब तीसरी सीट पर हम आते हैं, वाल्मीकि नगर। देखिए वाल्मीकि नगर सीट है, एक बोनस भी मैं दूंगा एक सीट, लेकिन एक सीट हाँ एक सीट बोनस भी दूंगा। वाल्मीकि नगर पर हम आते हैं। वाल्मीकि नगर का वर्तमान परिस्थिति आप जरा मुझे बताइए पहले। देखिए वाल्मीकि नगर से अगर बातचीत की जाए सर, तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रवेश मिश्रा है यहाँ से जी। और बाकी जो कैंडिडेट की अगर बातचीत की जाए यहाँ पे अन्य जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में सर, वाल्मीकि नगर की अगर बातचीत की जाए तो सुनील कुमार कुशवाहा जदयू की तरफ से हैं और आरजेडी से दीपक यादव हैं। देखिए आरजेडी की ये सीट थी नहीं, कांग्रेस की ये सीट रही थी। और सुनील कुमार की बात आप जो कर रहे हैं, उनके पिता बैद्यनाथ महतो थे। बैद्यनाथ महतो इस पर जीत कर आए थे 19 में, फिर उपचुनाव, उनकी मृत्यु की वजह से उपचुनाव हुआ, उसमें उनके बेटे जीत कर आए। लेकिन आपको मज़ेदार बात ये लगेगा कि पूरे बिहार में लोकसभा में जितनी इमोशनल वेव पर सवार होने के बावजूद सुनील कुमार को इनको सबसे कम वोट आया था। सबसे क्लोजेस्ट मार्जिन से प्रवेश मिश्रा इनको लगभग हरा दिए थे, लेकिन फिर मामला मैंने पलटा और ये जीत गए। मोदी वेव भी था और पुलवामा वाला मामला भी था, तो ये जीते। लेकिन प्रवेश मिश्रा ने बाकी पूरे 40 सीटों पर सबसे मजबूत टक्कर दी थी। अब प्रवेश मिश्रा का टिकट काटकर कांग्रेस से ये सीट छीनकर राजद को दे दिया गया, दीपक यादव को। जातीय समीकरण में भी सवर्णों की ये सीट रही है और राजद ने इसे दे दिया यादव को। उधर से ऑलरेडी आप जान रहे हैं कुशवाहा हैं, तो ये सीट तो फिर ब्राह्मणों के भूमियारों के हाथ से निकल जाएगी। अब इसी वजह से प्रवेश मिश्रा कांग्रेस के सर्कल्स में लगातार रहें, टिकट उनका नाम चल रहा था, नहीं लास्ट में सीट आई तो वो अब निर्दलीय लड़ने की तैयारी में चले गए हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, उनके लोगों से बातचीत मेरी हो रही है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस सीट पर भी आप समझ लीजिए कि वो पेंच फंसा देते हैं। देखिए खास बात क्या है, ये सीट बाकी पूर्णिया और सुपौल से अलग कैसे है, अब बक्सर से उस जान लीजिए। प्रवेश मिश्रा लड़ते हैं तो वो वोट भाजपा का भी काटेंगे, क्योंकि सवर्ण समाज से आते हैं, और वो जो महागठबंधन का कांग्रेस का वोट है उसको भी अपने पाले में कर लेंगे। तब समझ रहे हैं कि यहाँ कितना मुश्किल लड़ाई हो गई। इस सीट पर प्रवेश मिश्रा क्लोज मार्जिन से हारे थे, अब संभावनाएं जीतने की थी, लेकिन नहीं कंसिडर किया गया, तो अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये त्रिकोणीय लड़ाई भी अपने तरह से एक हॉट सीट बन गई है वाल्मीकि नगर, और ये भी मजेदार सीट हो गई है। मतलब ये मान लिया जाए कि प्रवेश मिश्रा हो सकता है कि यहाँ से अपना वर्चस्व निकाल लें, लोग बीत जाएंगे, और ऑल द मोर रीजन्स है कि क्यों नहीं अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो किया था अच्छा। अब एक बोनस सीट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, काराकाट की सीट। काराकाट की सीट जिस पर 48 घंटे में काफ़ी हॉट सीट बन गई है। बिल्कुल, पवन सिंह लड़ेंगे। पवन सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय टाल तो ठोक दिया है, बीएसपी खड़ी है और पार्टियां खड़ी हैं कि टिकट हमारे से ले लीजिए। काराकाट वैसी सीटों में से है जिसमें यूपी की सीट पार्टियों का भी प्रभाव रहता है। कुशवाहा समाज के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ खदेड़ दिया कि आप आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम, लेकिन वोट नहीं देंगे आपको। मतलब बैठा के बेइज्जती कर दिया। माने जदयू के सिटिंग सांसद का महेश्वर सिंह का टिकट कटा, फिर वो चर्चा चली कि भाई मिलेगा वहाँ से रोहिणी जी को, उधर से महागठबंधन से, वहाँ से सीपीआई को टिकट शायद दे दिया गया है। और सीपीआई के प्रत्याशी किसान नेता बड़े रहे हैं, किसानों का वो क्षेत्र है, उनका भी बड़ा प्रभाव रहेगा। बक्सर और काराकाट दोनों जगहों पे किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, टिकैत भी हो सकता है चुनाव प्रचार में इनके आ जाए, अब इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ अपने संगठन का लंबा विस्तार किए हुए हैं, और उनके सारे पार्टी के टॉप लीडर्स काराकाट में एक एक बूथ का डिटेल लेकर पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। इसीलिए सीट को उपेंद्र कुशवाहा को दी गई, काट के सिटिंग सांसद का। लेकिन इस पर पवन सिंह का आ जाना रातों रात एक बड़ा वोट बैंक तो होता ही है गायकों का। आसनसोल भेजा गया था, आसनसोल नहीं गए। भोजपुर से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, आरा से जो शाहबाद सीट है उससे चुनाव लड़ना चाहते थे, नहीं मिला वहाँ से टिकट, आसनसोल से वापस कर दिया टिकट, और अंततः काराकाट की तरफ बढ़ गए हैं। सर एक सवाल है कि बहुत सारे दर्शक भी ये पूछ रहे हैं कि जातीय समीकरण देख रहे हैं या फिर क्या देख रहे हैं पवन सिंह जो काराकाट में पहुँचे हुए हैं? देखिए जातीय समीकरण में ना राजपूतों की एक बड़ी संख्या है जी,
और उस राजपूत को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। काराकाट से 1-2 प्रत्याशी थोड़े थे, जय कुमार सिंह थे, भगवान सिंह कुशवाहा भी मांग रहे थे, और भी बहुत लोग थे। काराकाट से भी बहुत प्रत्याशी, लंबी चौड़ी लिस्ट थी। लेकिन राजपूत कुशवाहा की वर्चस्व वाली सीट है, ऑलरेडी कुशवाहा उधर से हैं, और राजपूत वोट अगर पवन सिंह काट देते तो आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है इस सीट पर। उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा बता रहा है उस वीडियो में कि उनके साथ बहुत बड़ा मोह मोह हो गया है, असहज हो गए हैं पूरे तरीके से। बिल्कुल, अब कोई भी असहज हो जाएगा, आप हम होंगे असहज हो जाएंगे। वहाँ जिस तरीके से विरोध हो रहा है, मतलब लगा इसे सेटअप करके उनको बुलाया गया, अब बुला के खेल पलट दिया गया, ऐसे ही लग रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बोनस सीट है जो मैं दे रहा हूँ, और भी बहुत बोनस सीट आवेगा, लेकिन ये एक कारण इसकी वजह से शॉर्ट सीट बन जाएगी। देखिए, तो ये जो 4 से 5 सीटें हैं जो बिहार में हॉट सीट है, और जो बोनस सीट की बातचीत हो रही है काराकाट की, जिसमें पवन सिंह ने आकर उपेंद्र कुशवाहा का पेंच फंसा दिया है। बसपा के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती ने हामी भर दिया है कि पवन सिंह बसपा के टिकट से चुनाव लड़े। हालांकि क्या होता है ये आने वाला अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चीरफाड़ अन्य सीटों पर भी लगातार हमारी जारी रहेगी। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।